चलो भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो काय का है, करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व का। ठीक है ना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला डेफिनेशन वगैरह पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी कुछ बेसिक बातें जो है वो चलाते हैं। तो करंट डेंसिटी जो है वो कहते किसको है, ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी ये बोला जाता है कि किसी भी कंडक्टर यानी किसी भी चालक से प्रति एकांक क्षेत्रफल से पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाला जो करंट होता है वो क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से पास होने वाला जो करंट होता है वही क्या कहलाता है, उसका करंट डेंसिटी। ठीक है ना, धारा घनत्व। समझ में। बस यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो करंट होगा वो सरफेस के, जो भी आप जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से या जिस भी सरफेस से होकर जा रहा है करंट, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आया क्या बोला, ठीक है ना। तो जिस भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, मान लो ये है, ये मान लो एक डायग्राम क्लियर बना रहे हैं, तो जैसे करंट जो जा रहा होगा, तो जैसे इस पूरे एरिया से, मान लो इसका एरिया क्या है, ए है, ठीक है ना, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है, और इस एरिया से मान लो जो करंट जो भी जितना भी जा रहा है, ये करंट मान लेता हूँ क्या है, आई जा रहा है। तो अपन को पूरे एरिया का नहीं लेना है, केवल पर यूनिट एरिया का लेना है। जरा करंट का यानी धारा, विद्युत धारा की परिभाषा बोलो, क्या बोलते थे, पर यूनिट टाइम। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे क्रॉस सेक्शन एरिया से बोलते थे ना, मतलब उसमें पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है। पूरे इसका जो अनुप्रस्थ काट या जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको दिख रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये तो जब ये पूरा काउंट कर लेते हैं तो वो करंट में होता है। और जब अपन पूरा एरिया ना लेके उसका पर यूनिट एरिया से पास होने वाला, बाकी पूरा डेफिनेशन सेम है, जितना डेफिनेशन बोले हो करंट का सेम है, बस उसमें अपन बोल देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर जाने वाला। बट यहाँ पे अपने को क्या बोलना है, पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाला, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ गए। तो हमने क्या बोला कि पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाला जो करंट होता है, बाकी पूरा वही चीज़। अब करंट में डायरेक्ट बोल रहा हूँ, पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाला करंट में बोल रहा हूँ। और अगर चार्ज के फॉर्म में बोलोगे तो फिर क्या बोलोगे कि किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से पर सेकंड जितना चार्ज जो होता है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा होता है, वही उसका क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। ठीक है ना, क्लियर। इसमें ये ध्यान रखना है, करंट बार बार बोलो, करंट जो है वो सरफेस के यानी एरिया के परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, किसी भी कंडक्टर यानी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाली धारा यानी कि करंट को करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने सीधे सीधे करंट वर्ड यूज कर लिया है, इसलिए हमने पर यूनिट टाइम वगैरह ये सब नहीं बोला। लेकिन अगर तुम करंट की जगह क्या बोलोगे, अगर चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज वगैरह बोलोगे, तब फिर तुमको ये बोलना पड़ेगा कि किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से पर सेकंड पास होने वाला जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वही क्या कहलाता है, उस मतलब उस पॉइंट से होकर जाने वाला जो चार्ज करंट डेंसिटी है वो कहलाएगा। समझ गए, कोई डाउट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनाओगे, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जे से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि अपन इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। पर यूनिट एरिया से पास होने वाला प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है। अब देखो ये जो है, ये क्वांटिटी की अगर बात करें इसको, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट की बात करें तो करंट यानी विद्युत धारा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो करंट, ये करंट डेंसिटी की बात करें, ये जो मतलब धारा घनत्व है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। और इसका जो डायरेक्शन, यहाँ पे एक पॉइंट अभी जो बोले थे ना कि ये ध्यान रखे रहना कि जो धारा जाएगी वो कैसी जाएगी, धारा यानी जो करंट है आपका वो सरफेस के यानी कि सतह के, जो भी आप क्षेत्रफल वगैरह ले रहे हो जहाँ से, तो उसके क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर जानी चाहिए। इस चीज़ को दिमाग में बैठाए रहना, यानी लंबवत होती है। ठीक है ना। तो आप चाहे तो अगर इसको भी परिभाषा में ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो परिभाषा में अगर इस पॉइंट को अगर ऐड करोगे तो क्या बोलोगे कि किसी भी चालक, जो भी चालक पदार्थ है, जो भी चालक तार है, ठीक है ना, मतलब कि जो भी कंडक्टर वायर है,
तो उसके पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर जाने वाली जो करंट होती है वही क्या कहलाती है, उसकी करंट डेंसिटी। ठीक है, समझ गए। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं, और जे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I/A। अब मैंने क्या बोला कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। तो अगर सदिश राशि है तो डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो अब ये डायरेक्शन किधर साइड होता है इसका, ठीक है, समझ गए। इसका जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन में रहेगा, करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। या ये बोल सकते हो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, कौन सा करंट, ये जो करंट जा रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है। अब सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस जो होता है फिजिक्स में जो क्षेत्रफल वगैरह होता है उसको कैसी क्वांटिटी मानी जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। कब मानी जाती है, जब एरिया का डायरेक्शन चेंज करने के कारण अगर किसी की वैल्यू चेंज हो रही है तो वहाँ पे एरिया वेक्टर क्वांटिटी का काम करेगा। क्षेत्रफल जो है वो काय का काम करेगा, सदिश राशि का। तो यहाँ पे वो सब प्रभाव पड़ता है, अभी आगे पूरा अच्छे से समझेंगे कि क्या है, लेकिन अभी इसका फैक्ट डायरेक्ट बात करें ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसका समझते हैं कि आया क्यों है ये तक, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन आप कैसे बोलोगे, इसका डायरेक्शन यानी जो दिशा होती है काय की, एरिया वेक्टर, करंट डेंसिटी की, धारा घनत्व का, ये किसके डायरेक्शन में होता है, करंट, या ये बोल लो कि एरिया वेक्टर यानी कि सदिश, अरे क्षेत्र सदिश की दिशा में होती है। बाकी देखो, एरिया वेक्टर अलग चीज है और सरफेस या एरिया अलग चीज है। जैसे मान लो हमने कोई सरफेस लिया, जैसे ये मान लो हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है ना, ये सरफेस है, तो ये पूरा सरफेस है और सरफेस के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है। सरफेस यानी जो सतह होता है उसके लंबवत जो होता है उसका क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर। इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, लाइन होती है, ठीक है ना। क्षेत्र सदिश जो होगा वो क्या रहेगा, जो भी आप सतह लोगे उसके लंबवत। जैसे मान लो ये बोर्ड है, अब इसका ये क्षेत्रफल है, ये सतह है, तो इसका क्षेत्र सदिश यानी एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। इस बोर्ड में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ये परपेंडिकुलर लाइन जो निकल रही है, जो लंबवत रेखा आ रही है, यही इस एरिया का क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर, क्षेत्र सदिश। तो करंट जो होगी वो भी इसी के परपेंडिकुलर निकल रही है, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसे समझो, ये एरिया है, अब करंट जो होती है वो इसके क्या निकल रही है, परपेंडिकुलर जा रही है ये, और जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी के क्या होता है, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ये। अब जैसे मान लो ये करंट निकल रहा है, ये एरिया वेक्टर है, और ये मान लो करंट है, दोनों सरफेस एरिया के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और करंट कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। इसीलिए बोला कि करंट जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है, समझ गए। और जो अपना जो ये करंट डेंसिटी यानी जो धारा घनत्व होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है। अब करंट और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो अपना करंट डेंसिटी है वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। मतलब देखो, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो काफ़ी सारे यहीं के ऑब्जेक्टिव बन जा रहे हैं, ठीक है ना। मान लो अगर पूछ लिया जाए कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, तो अगर मान लो पूछा कि करंट डेंसिटी जो है धारा घनत्व की दिशा से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनता है, तो पहला मान लो मैं बोल रहा हूँ क्या, कि सरफेस के परपेंडिकुलर, सतह के लंबवत। सही है कि गलत, पक्का। जो करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, इसकी जे की, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जे है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, सतह के लंबवत है, इसकी दिशा। सही है कि गलत, अभी तो बताया था। जो इसमें अपन ने बोला है कि किसी भी कंडक्टर के प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाली जो धारा होती है उसी को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व, करंट। अब इसमें जो करंट है वो सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। जो ये करंट पर यूनिट एरिया से होकर जा रही करंट, वो उस एरिया में उस सरफेस के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। मतलब कि जो करंट डेंसिटी यानी जो धारा घनत्व है वो सतह के कैसे जा रही है, लंबवत, परपेंडिकुलर। ये ऑप्शन सही है। दूसरा अगर ऑप्शन बोला जाए, एरिया वेक्टर के पैरेलल है, सही है। एरिया वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, समझ गए, ठीक है ना। और अगर ये बोल दिया जाए कि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर बोल दोगे यानी कि क्षेत्र सदिश के लंबवत अगर बोल दोगे, तो क्षेत्र सदिश के लंबवत ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से। ये अरे ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्षेत्र सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा जो ये करंट डेंसिटी है, जो धारा घनत्व है, वो इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे आएगा ना। और ये सरफेस के कैसे हो जाएगा, पैरेलल, जबकि करंट सरफेस के पैरेलल नहीं, करंट सरफेस के परपेंडिकुलर जाती है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर।
क्लियर हो गया? ठीक है, कोई डाउट? समझ गए? चलो, तो अब ये समझ गए कि वेक्टर को क्वांटिटी है, तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखना चाहोगे तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे? तो जे में वेक्टर लगाओ इज इक्वल टू आई अपॉन ए, किसमें वेक्टर लगेगा? समझ गए? और इसका ये जो आई अपॉन ए होता है तो ये बोला जाता है मैग्नीट्यूड। अभी वो भी ध्यान रखना, वो बाकी अभी उधर आगे चीज चलते हैं। ये जो अपना निकला ये मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ये तो पता ही होगा कि वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मिलकर बनता है। तो ये इसका क्या कहला जाएगा? मैग्नीट्यूड आई अपॉन ए। और डायरेक्शन बताने के लिए अलग से एन कैप लगा देते हैं। अब ये एन कैप क्या है? ये एन कैप डायरेक्शन बताएगा, किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। तो एन कैप जो है वो क्या बता रहा है? ये यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, जिसकी दिशा किधर साइड है? करंट के डायरेक्शन में। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। कोई डाउट? क्लियर? तो पहले इतना लिख दो। चलो, अभी ये जो फॉर्मूला बनाया है जे इक्वल टू आई अपॉन ए, तो ये कैसी क्वांटिटी है? तो क्लियर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन। बाकी अब करंट का डायरेक्शन किस तरीके से है उसके हिसाब से बाकी से रिलेटेड भी क्या है पूछा जा सकता है। ठीक है ना? अच्छा, मान लो अगर मैं पूछूं निगेटिव आयन के या इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के हिसाब से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो क्या बताओगे? मतलब जैसे मैं बोला कि जे का डायरेक्शन तुम्हें बताना है कि जो जे वेक्टर है इसकी दिशा जो है वो बताना है। मान लो तुमसे किससे पूछ लिया जाए? पहला ऑप्शन मान लो करंट के हिसाब से पूछ लिया जाए, तो करंट के हिसाब से बताओ किधर साइड होगा? करंट के डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि इसमें धारा की ही दिशा में रहेगा। अच्छा, अब मान लो अगर तुमसे पूछ लिया जाए एरिया वेक्टर के हिसाब से, तो ये एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा, है ना? और सरफेस यानी कि पूछ लिया जाए तो, है ना? चलो, सरफेस यानी कि जो सतह है उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत। ठीक है? और अगर मान लो पूछ लिया जाए तुमसे पॉजिटिव आयन के हिसाब से पूछ लिया जाए, तो पॉजिटिव आयन की ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन में। पक्का? क्यों? क्योंकि करंट पॉजिटिव जोड़ने के अंदर जाता है। ठीक है, तो जो एरिया जो आपका करंट डेंसिटी यानी जो धारा घनत्व है, तो अगर पॉजिटिव आयन के हिसाब से पूछ लिया जाए तो इसी के डायरेक्शन में रहेगा। निगेटिव आयन से पूछा जाए तो, या इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यानी कि निगेटिव आयन या पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन, तो इसके क्या हो जाएगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हिसाब से पूछा जाए, यानी विद्युत क्षेत्र, क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो ये इसी के डायरेक्शन, देख रहे हो कितने सारे ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, लिख लो लिखना। चलो, एक तो फॉर्मूला ये जे इक्वल टू आई अपॉन ए जो बना है हमारा, ये तब के लिए बना, तब वाला है जब हमने डेफिनेशन में क्या बोला था कि जो हमारा करंट है वो सरफेस के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और वो होता है इसी यही वाले में। मान लो एरिया ये तो है, मान लो अगर एरिया हम अपन एज्यूम करते हैं तो हमने क्या बोला? पर यूनिट एरिया है। ठीक है ना? तो जैसे मान लो कि ये सरफेस है, अब यहाँ पे हम छोटा, ये इसका पूरा एरिया है काफ़ी, ये इसका पूरा एरिया अपन मान लेते हैं क्या है? ए। अब करंट जो हो रहा है वो इसके परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो ये जाएगा यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर पास हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप कोई अब कितना जितना छोटा से छोटा सरफेस ले सकते हो उतना छोटा लो। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने जिस पॉइंट से होकर जा रहे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया और इसी पॉइंट के चारों ओर एक छोटा सा एरिया क्या करना है? एज्यूम कर लेना है। तो इसका एरिया हम मान लेते हैं क्या है? छोटा डी ए। ठीक है, क्लियर हो गया? और डी ए से जाने वाला जो करंट होगा वो भी कैसा होगा? डी आई ही जाएगा, क्योंकि पूरे एरिया से करंट तो पूरे एरिया से जाने वाला है। जो आई हम बात करते हैं तो आई आप क्या बोलते हो? विद्युत धारा क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर जाने वाला, मतलब वहाँ पूरे क्रॉस सेक्शन से जाने के लिए बात करते हैं। तो पूरे क्रॉस सेक्शन यानी पूरे अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर जाने वाली विद्युत धारा आई है। ठीक है ना? मतलब ए क्षेत्रफल से होकर जाने वाला। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक पर यूनिट एरिया, तो वो मैंने पहले छोटा सा एक एरिया हमने एज्यूम कर लिया डी ए। अब यहाँ से जो जाएगा वो कौन सी करंट जाएगी? डी आई जाएगी यहाँ से। तो अब जे इक्वल टू अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा बताओ? क्लियर हो गया? ये भी फॉर्मूला एज्यूम किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? जब छोटा स्मॉल अमाउंट लिया जाए। ठीक है ना? यहीं से आप डी आई इक्वल टू क्या बना सकते हो? जे इंटू डी ए बना सकते हो। ठीक है ना? और यहीं से एक फॉर्मूला आई इक्वल टू जब निकालने के लिए बोला जाता है तो डी आई का क्या कर दिया जाता है? इंटीग्रेशन कर देंगे तो जे इंटू डी ए। समझ गए? क्लियर? और ये सारे केस जो बने हुए हैं ये कौन से वाले के केस के हैं? जब करंट सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना? ये तब का है। ठीक है, जब आई जो है वो सरफेस यानी कि सतह के
परपेंडिकुलर हो, यानी कि लंबवत हो। ये जैसे ये सरफेस है तो इसके क्या है, ये ऐसे अगर एज्यूम करो तो ये कैसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर निकल रहा है। ठीक है, ये तब के ये सारे फॉर्मूले हैं। कोई डाउट? ठीक है, बनाओ। चलो देखो, अभी तो अपन ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ा उसके हिसाब से हम ये डायग्राम पूरा कंप्लीट कर रहे थे कि करंट जो है वो सरफेस के क्या हो रहा हो, परपेंडिकुलर जा। अगर मान लो ये जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो परपेंडिकुलर नहीं लेते, मान लो जैसे ये अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना, तो ये तो मान लो कंडक्टर एकदम बराबर शेप में, जैसे वायर है अपने पास तो एकदम बराबर शेप में कटा हुआ है, तो ये वाला एकदम जैसे करंट इसमें से जब जाएगा वो कैसे जाएगा, इस तरीके से, है ना, ये तो यहाँ से तो मान लो परपेंडिकुलर ही जा रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है, क्षेत्रफल है, वो ऐसे ना लेके ऐसे ले लूँ तो मतलब कि ये टेढ़ा हो गया, मतलब ये इस तरीके से परपेंडिकुलर ना होके ऐसे हो गया है, जैसे वायर है उसको ऐसे काट दिया हमने, तो करंट तो ऐसे ही जाएगा, सीधा ही जाएगा। ये जो करंट जा रहा है तो वो कैसे जाएगा, इसमें से एकदम सीधा ही निकलेगा। ये करंट जाएगा तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से ऐसे ही निकलेगा, हमेशा सीधा इधर ही डायरेक्ट। क्या करंट? करंट पर यूनिट टाइम में बराबर जाता है, वो नहीं चेंज होगा। ठीक है ना, जितना यहाँ से निकलेगा उतना ही वहाँ से भी निकलेगा। ठीक है, अभी वो आगे फिर समझाते हैं, लेकिन अभी पहले यहाँ ये बताओ कि हमने जो परिभाषा में बोला था कि करंट जो है वो सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या ये करंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर है? नहीं है ना। तो अगर मान लो सरफेस हमारा जो है वो करंट जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ये हमारे पास ये सरफेस है, ये सतह है, इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या रहता है, परपेंडिकुलर। जो क्षेत्र सदिश होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे था, अब इसको ऐसे ले लिया तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा, समझ गए? ठीक है ना, यानी इसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इधर साइड रहेगा। अब मैंने क्या बोला था कि जो करंट है उसमें मैंने 2 पॉइंट आपको याद रखने के लिए बोला था। जो आपका करंट डेंसिटी है, जो धारा घनत्व है, सरफेस के परपेंडिकुलर, दूसरा करंट के डायरेक्शन में। सरफेस के परपेंडिकुलर, दूसरा या तो करंट के डायरेक्शन में बोल दो। तो ये बताओ, ये जो सरफेस जो अपना सरफेस डेंसिटी है, ये एरिया वेक्टर जो है, क्या वो करंट के डायरेक्शन में है? नहीं है ना। अब मुझे चाहिए कौन सा एरिया, जो करंट के डायरेक्शन में हो। एरिया वेक्टर अपने को वही वाला चाहिए जो करंट के डायरेक्शन में, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ रखा है, जितने डायरेक्शन हमने बताए हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर करंट जाए, मतलब कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ये वाला जो एरिया वेक्टर है वो इस करंट के डायरेक्शन में नहीं है। अब मुझे कौन सा एरिया वेक्टर चाहिए, जो करंट के डायरेक्शन में। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, थीटा डिग्री का एंगल, मतलब करंट के डायरेक्शन से मैंने सरफेस को थीटा डिग्री से क्या कर दिया, घुमा दिया है। तो अब जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो इससे थीटा डिग्री एंगल पर है। अब मुझे अगर करंट डेंसिटी चाहिए, अगर धारा घनत्व चाहिए, तो मुझे एरिया वेक्टर जो यानी एरिया का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन वाले में चाहिए। ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, क्षेत्र सदिश की दिशा, वो मुझे किसके डायरेक्शन में चाहिए, करंट के। भाई डेफिनेशन जो आप पढ़े हो तो इसमें हमने क्या बोला था कि जो करंट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा। ये करंट हो गया और ये सरफेस का परपेंडिकुलर। और एरिया वेक्टर जो होता है वो भी किसके, सरफेस के ही क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। यहाँ पे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए तो मुझे एरिया वेक्टर और करंट दोनों सेम में चाहिए। तो अब बताओ हम क्या करें इसमें। हाँ, एरिया वेक्टर जो है उसका हमें फैक्टर बनाना पड़ेगा, घटक। ठीक है ना, तो 2 घटक इसके बनते हैं, एक हॉरिजेंटल फैक्टर बनता है और एक वर्टिकल, एक क्षैतिज घटक होता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो एरिया के 2 वेक्टर 2 फैक्टर बनेंगे, एक जिसके साथ वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है उसमें उसका कॉस थीटा वाला जाएगा, हॉरिजेंटल वाला, और उसके परपेंडिकुलर उसका कौन सा जाता है, साइन थीटा, है ना। यानी यहाँ इस वाले में करंट के डायरेक्शन में एक कॉस थीटा आएगा और इसके परपेंडिकुलर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, ए साइन थीटा। तो अब बताओ इन दोनों फैक्टर में से कौन सा वाला फैक्टर मैं करंट डेंसिटी के फॉर्मूले के लिए लूंगा, जो करंट के डायरेक्शन में। मतलब अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा जे का, वो क्या बनेगा, पर यूनिट एरिया। तो इस बार ए की जगह ए कॉस थीटा लेना पड़ेगा तुमको। समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ, कोई डाउट? ठीक है ना। अब जरा देखो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, जे इंटू ए कॉस थीटा। और यहाँ पे जे और ए दोनों कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। जे जो है वो धारा घनत्व अभी बताया वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, यानी सदिश राशि। और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इसमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कॉस थीटा हटा जो लगा हुआ है यहाँ पे,
तो इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट रहा होगा जिसको हटने किया है, मतलब कि आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और आई कैसी क्वांटिटी है, धारा कैसी राशि है, स्केलर, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है इसमें, डॉट यानी स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आया फॉर्मूला। जब कॉस हटता है तो जिन दो वेक्टर के बीच में जितने जिन भी ये जो दो वेक्टर है उनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट लग जाएगा, डॉट। तो इधर वेक्टर मत लगा देना, ये भी वेक्टर फॉर्म ही है, ठीक है ना। ये जे डॉट ए बराबर क्या है, आई, ठीक है। तो इसमें नहीं लगाना क्योंकि ये स्केलर है। और इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी कि ये अदिश गुणनफल है, मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनका प्रोडक्ट करने पर यानी गुणा करने पर एक स्केलर वैल्यू आती है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू जे डॉट ए। तो समझ में आ गया ये कि अगर अपना क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो करंट के परपेंडिकुलर ना होके करंट से थीटा डिग्री एंगल पर अगर क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे ए जो हमेशा लेना है, ये ध्यान रखना है कि जो एरिया वेक्टर जाएगा वो कौन सा लेना है, करंट के डायरेक्शन वाला। क्योंकि जो अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं करंट डेंसिटी के लिए, धारा घनत्व के लिए, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि करंट जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे करंट जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको कौन सा ऐसा फैक्टर लें जिससे कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर माना जाए, तो इसमें कौन सा वाला, कॉस वाला। समझ में। अब अच्छा ये बताओ, अगर मान लो मैं ए कॉस थीटा फैक्टर वाले का अगर सरफेस बनाऊं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं इस फैक्टर का सरफेस बनाऊं तो कैसा बनेगा, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। इस फैक्टर का ए कॉस थीटा का, जैसे ए का सरफेस तो ये है, ए कॉस थीटा का अगर सरफेस तुम एज्यूम करोगे तो कैसा बनेगा, इसी तरह दिखेगा ना इसका। ये कॉस थीटा का अगर सरफेस एज्यूम करोगे तुम, तो ये तुमको ऐसा दिखेगा, इस तरीके का, ये इसके परपेंडिकुलर। तो आगे हमारा ये एरिया जो है उस सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। तब देखो ये जो फॉर्मूला हमने क्या बनाया कि अगर ये जो परपेंडिकुलर ना हो, अगर करंट मतलब सरफेस एरिया जो है, जो अपना क्रॉस सेक्शन एरिया या सरफेस एरिया जो भी बोलते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो अगर मान लो विद्युत धारा के परपेंडिकुलर ना हो, करंट के परपेंडिकुलर लंबवत ना हो, थीटा डिग्री पर हो, तो ये फॉर्मूला बनता है ना। और इसके पहले अभी जो फॉर्मूला बनाए थे हम लोग, जो डेफिनेशन पढ़े थे, वो आई अपॉन ए, ये किस कंडीशन का बना था, जब सरफेस करंट के क्या हो, परपेंडिकुलर। तब जरा ये बताओ, अगर मान लो मैं इसको अब यहीं पे ही फॉर्मूले को रद्द करूँ, यहीं से वो फॉर्मूला कैसे निकल जाएगा, ये मैं मान लो अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसके परपेंडिकुलर कर दूंगा, तो ये थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री आएगा भाई। अगर मैं इसको करंट अभी सरफेस ये ऐसे है ना, और करंट ऐसे जा रहा, अब जैसे मैं सरफेस को करंट के परपेंडिकुलर लाऊंगा, तो ये एरिया वेक्टर जो इसका है, ये किसके डायरेक्शन में आ जाएगा, अरे तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी कि यहाँ जो थीटा बना हुआ है, तो इसकी जगह अगर मान लो मैं क्या रख दूँ, जे इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आया समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये वही है। तो वैसे फॉर्मूला हर जगह आप इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बाकी फिर वो जब जो कंडीशन लगाने के लिए बोलेगा वो कंडीशन लगा के। अब इसकी यूनिट बताओ क्या बनेगी, ऐसा यूनिट जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए, या फिर आप लिख लो आई अपॉन ए कॉस थीटा, ठीक है ना। क्या बनेगा, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या एम्पियर मीटर की पावर -2, ठीक है ना। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, ये जे इक्वल टू आई अपॉन ए है, तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और ये एरिया, इस ए और इसे भी कंफ्यूज ना हो जाना, यहाँ ऐसा यूनिट लिखा जा रहा है, ऐसा मात्रक, तो ये करंट का यूनिट है एम्पियर, और अपॉन में ये एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर ना। ये हो गया। सीरियस यूनिट क्या लिखोगे, सीरियस यूनिट में क्या बोलेंगे, स्टेट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्टेट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर डॉट होता है ना, एब एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, विदाउट, ठीक। चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, विमीय सूत्र, एम्पियर मीटर के स्क्वायर होता है एल स्क्वायर, एम एल की पावर -2, नहीं ये एम्पियर है ना करंट, ए एल की पावर -2, हाँ। करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ए ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है, मूल भौतिक राशि में। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम, मास के लिए m बनाया गया है, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। अब बाकी जितने भी बचे हुए उनका जो सिंबल यूज किया जाता है यूनिट बनाने में, मात्रक में, वही सिंबल डायमेंशनल फॉर्मूले में भी यूज करते हैं। तो करंट के लिए ए है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ए रखेंगे। अब बटे ये मीटर स्क्वायर,
ये क्या है, काय की यूनिट है, लंबाई की, और लंबाई के लिए एल, एल की पावर 2 नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एल की पावर -2, ये बन गया ए एल की, हाँ ए एल की पावर -2, या इसी को आप चाहे तो पहले लिखना चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, एल की पावर -2 ए, ठीक है। ये उसका क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला भी। चलो ठीक है, इसके एसआई यूनिट और सीरियस यूनिट में रिलेशन अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो सीरियस में दो यूनिट होते हैं ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूले के हिसाब से। और सीरियस में इसी फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे तो करंट का, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखना चाहोगे, स्थिर वैद्युत मात्रक, तो करंट का क्या होता है, स्टेट एम्पियर, और एरिया है ये क्षेत्रफल है, तो उसका क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। सीरियस में एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वाला कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक, तो करंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में क्या होती है, एब एम्पियर, बाकी एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो रिलेशन निकालना है एसआई और सीरियस, एक बार इसका इसके साथ निकालेंगे और एक बार इसका इसके साथ, है ना। तो जब रिलेशन निकालने के लिए बोला जाए बिटवीन एसआई एंड सीरियस यूनिट, तो पहले तो मान लो इसका निकालते हैं स्टेट वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, है ना। तो इसका पहले तो देखो फॉर्मूला, यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, है ना। तो ये बताओ इसका एस आई यूनिट जो निकलेगा, एस आई यूनिट वो क्या आएगी, आई अपॉन ए है तो इसका क्या लिखोगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको सीरियस में कन्वर्ट करो, तो एक एम्पियर में कितने स्टेट एम्पियर होते हैं, तो 3 इंटू 10⁹ स्टेट एम्पियर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो इसका 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब ये लिखोगे 3 इंटू 10⁹ अपॉन में ये हो जाएगा 10⁴ गुणे इधर स्टेट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, स्टेट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीरियस में कन्वर्ट हो गया। और ये एस आई को सीरियस में, इसकी वैल्यू कट के कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁴ से 9 से 4 काट देंगे तो 5, ये आ गया। तो 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में कितना आता है, 3 इंटू 10⁵ स्टेट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये वाला हो गया एस आई, और ये कहाँ में आ गया, सीरियस में। और सीरियस में कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, समझ गए, क्लियर। इसी तरीके से एस आई का इसमें रिलेशन निकालेंगे, इधर कर दे रहा हूँ। तो जब ये वाले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का निकालेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए एम्पियर का कौन सा लिखना पड़ेगा, करंट का एब एम्पियर। तो एक एम्पियर कितने एब एम्पियर होते हैं, 1/10 एब एम्पियर। अब मीटर स्क्वायर है, नीचे क्या है, मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओ। अब इसको अगर सॉल्व करोगे 1/10, ये बटे में आ जाएगा, और गुणे 10⁴, और ये हो जाएगा एब एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁵, ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 एब एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन तो भेजा, तो उसी को तो भेज रहा हूँ, ये बटे, ये एक 1/10 है, ये यहाँ नीचे आ गया, और ये 10⁴, और एक कितना हो गया, 10⁵5। अब इसको ऊपर लेके चला गया तो 10⁻⁻5 एब एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। यानी 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻5 एब एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसके एस आई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में, विद्युत चुंबकीय मात्रक में समझ गए, कोई डाउट, हाँ ठीक बात है। चलो इधर बताओ, अगर मान लो हम लोग करंट का डेफिनेशन जो है, यानी विद्युत धारा की परिभाषा जो है अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर ये करंट डेंसिटी का क्या मतलब हो गया, क्यों जरूरत हो गई इसकी, वो तो उसमें भी कर चुके हैं। सर इसमें पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया से बताया जाता है, उसमें उसको पर यूनिट टाइम में बताया जाता है, इसमें सरफेस की परपेंडिकुलर, ये सब करंट में है। तो करंट की परिभाषा जो बताए हो, पर यूनिट टाइम, ये जो परपेंडिकुलर, ये सब करंट की परिभाषा में है। चलो इधर देखो, अब यहाँ पे जो डायग्राम बता रहे हैं, अब इसमें जो पूछूंगा ये बताना। ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे एक पहले छोटा डायमीटर का पाइप है, ये मान लो, तो ये एक बड़े डायमीटर की पाइप है, ये बताओ, अगर मान लो मैं इसमें क्या करता हूँ, इधर से इधर साइड करंट मान लो फ्लो हो रही है, ठीक है ना, क्लियर। ये इधर साइड मान लो डायरेक्शन करंट का है, तो या इधर ही साइड पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोल सकते हो। इधर साइड अगर करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन अगर मैं इधर से उधर साइड मान रहा हूँ, ये मान लो पॉइंट ए है, इधर साइड का मान लो बी है, तो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो करंट और पॉजिटिव आयन सेम डायरेक्शन में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो
अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर साइड से आ रहे हैं, ठीक है, इधर साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे आ रहे हैं। अब जरा ये बताओ, यहाँ पे अपने पास 3 फेस हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। यहाँ से मान लो करंट फ्लो हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम में यहाँ के करंट, यहाँ के करंट और यहाँ के करंट में क्या अंतर होगा, I1 I2 और ये I3। अब पर यूनिट टाइम की ही बात करूँ, प्रति सेकंड यहाँ के करंट, इस जगह के करंट और इस जगह के करंट, यहाँ का एरिया जो है वो A1, ये A2, ये A3 मान लो। यहाँ A1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा एरिया A2 का है और उससे भी बड़ा एरिया किसका है, A3 का है। तब करंट के वैल्यू में बताओ कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा? क्यों? सर क्योंकि आपने बताया था, मतलब हम पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। हाँ। हाँ। पर यूनिट एरिया यहाँ कहाँ से आ गया? मैं करंट की बात कर रहा हूँ, करंट क्रॉस सेक्शन में बताया जाता है, करंट जो बताया जाता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया में बताया जाता है। करंट के फॉर्मूले में पर यूनिट एरिया नहीं है, प्रति एकांक क्षेत्रफल उसमें नहीं है, वहाँ केवल ये बोला जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड, यानी इस पूरे यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इस वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इस वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। सर करंट इधर से जा रहा है। हाँ करंट ये है, इलेक्ट्रॉन उधर पे आ रहा है। सर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो इनकी कंपैरिजन में छोटा ही है ना, तो जितना इधर से जाएगा उतना मेरे सेंटर तक जाके अलग ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा हमारा ज्यादा तो इधर है। डेंसिटी पूछने का है। करंट 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 विद्युत धारा I1 I2 I3 में किसकी वैल्यू बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी, या कौन आपस में बराबर होंगे, क्या होंगे, ये बताना है। क्या होगा ये? क्यों इक्वल क्यों होगा बताओ? पर यूनिट टाइम बात हो रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया से फिर से बोलो। पर सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया से इक्वल है। वो तुम पहले क्या बोल रहे हो इक्वल फ्लो होता है, मैं पूछ आ रहा हूँ। सर वो इक्वल होता है कि कम होता है? सर आपने तो बताया करंट हम पर सेकंड हाँ टाइम है, पर सेकंड में ही बताया जाता है। हाँ तो 1 सेकंड में जितना इस वाले से निकलेगा उतना इस वाले से भी तो निकलेगा ना। तो जितना, अच्छा ये बताओ इसका छोटा सा एरिया, इसका एरिया हाँ वो इसमें ये बड़ा थोड़ी है कि मतलब आगे सर इक्वल ही होगा यार। क्यों, कुछ भाषण देना चाहोगे? नहीं देना चाहते हो? आपकी कोचिंग कुछ कहना चाहोगे, बताओ। इक्वल होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा? चलो इधर देखो, तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। I1 I2 और I3 तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता एक ही है, एक ही रास्ते से जितना इधर से करंट जाएगा उतना ही वहां से भी जाएगा, बस अंतर केवल इतना रहेगा। देखो करंट की अगर बात किया तो करंट मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, तो जैसे ये देखो, मान लो कि अगर ये बात करते हैं, इधर से मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जैसे ये मान लो 1 2 3 4 5 6, मान लो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो 6 के 6 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, बस ये है कि पास पास में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से भी इतने ही निकलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, बस ये कि वहाँ काफ़ी दूर दूर से यहाँ क्या हो गए, पास पास हो गए। यहाँ पे अगर बात करूँगा तो यहाँ पे और पास में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया है, एरिया चेंज कर दिया है, लेकिन करंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि जो जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट इसमें भी जाएगा, उतना ही इसमें भी, क्योंकि रास्ता एक ही है जाने के लिए। जैसे पानी की अगर बात करूँ, यहाँ से अगर मान लो मैं पानी क्या कर रहा हूँ, मान लो इधर से पाइप से पानी अगर आगे जा रहा है, तो 1 सेकंड में अगर यहाँ से 1 लीटर गया है तो यहाँ भी 1 ही लीटर जाएगा, बस ये है कि उसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास, यहाँ दूर दूर से यहाँ पास पास, और यहाँ अगले यहाँ पे भी 1 सेकंड में 1 ही लीटर यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। बस ये है कि यहाँ और पास पास में आ जाएगा, ठीक है। तो देखा जा रहा करंट की वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो इन तीनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो वैल्यू चेंज हो रही है? हाँ, पर यूनिट एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें देखो पर यूनिट एरिया में कैसे आ रहे हैं, एक, यहाँ पे अगर पर यूनिट एरिया में खींचो तो कितना आ रहे हैं, 2, और यहाँ पे पर यूनिट एरिया में, यानी कि यहाँ पे पर यूनिट एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है। यानी कि जो करंट होता है, अब पर यूनिट एरिया के हिसाब से अभी पढ़ चुके होगे, पर यूनिट एरिया से पास होने वाला जो करंट होता है वो क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। तो समझ में आया कुछ कि इसके आने का कारण क्या है? क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को, अगर मान लो मैं किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, तो अगर करंट के हिसाब से अगर मैं दूंगा तो करंट हर जगह बराबर है, तो आप सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे,
एरिया चेंज किया, लेकिन एरिया चेंज होने के बाद भी करंट सब में क्या है, इक्वल जा रहा है, ठीक है ना। पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन तीनों जगह में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो है क्या, करंट डेंसिटी। पर यूनिट एरिया का जो करंट है वो क्या हो रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल के में विद्युत धारा जो है वो क्या हो रही है, बदल रही है। इसलिए भाई एरिया बदलने के साथ इसके चार्ज डेंसिटी में क्या हो रहा है, सॉरी करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व में क्या है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ये टॉपिक बनाना जरूरी पड़ गया, समझ गए, ये टॉपिक अपन लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। और ये बताओ हर जगह पे करंट क्या है, सेम है, इक्वल है। तो करंट पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, पूरे चालक के लिए जितना यहाँ पे है उस क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही यहाँ पे भी आएगा, उतना ही यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन जो करंट डेंसिटी है यानी कि जो धारा घनत्व है वो हर जगह बराबर नहीं है, मतलब वो पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है। ये ध्यान रखना, एक फैक्ट ही है करंट डेंसिटी के बारे में कि करंट डेंसिटी पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती, पूरे चालक का गुण नहीं है वो केवल किसी एक पॉइंट का होता है। क्या होता है, किसी एक पॉइंट का, मतलब एक बिंदु से होकर जाने वाला, जैसे बोले थे छोटा सा एज्यूम किया था ना एरिया। देखो करंट अगर अपने को बताना होगा तो हमको सरफेस तो लेना पड़ेगा। करंट अगर अपने को करंट की परिभाषा बतानी है तो क्या बोला जाता है, करंट बिना सर क्रॉस सेक्शन के नहीं बोला जाता, ठीक है ना। तो उसमें अपन को क्रॉस सेक्शन मतलब कि अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल बोलना पड़ता है। तो पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाला जब अपन बात करेंगे तो मैंने क्या बोला अभी, ये पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये केवल क्या है, एक बिंदु की प्रॉपर्टी, इसलिए इसको पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट फंक्शन, बिंदु फलन। क्यों, क्योंकि ये पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, कंडक्टर के किसी एक पॉइंट का प्रॉपर्टी। तो जब भी चार्ज करंट डेंसिटी बताई जाती है यानी कि धारा घनत्व बताया जाता है वो किसी एक बिंदु का आता है, पूरे कंडक्टर का नहीं है वो। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? जो करंट डेंसिटी आप जो फॉर्मूला बनाए J = I/A, वो पूरे कंडक्टर का नहीं है, वो कंडक्टर के किसी एक पॉइंट का है। तो वो पॉइंट को अपन लोग एज्यूम किए थे कि वो, जैसे हमने बोला कि एक पॉइंट फंक्शन है, पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है। ये इसको देखोगे तो अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ क्या अलग आ रहा है, यहाँ का अलग, समझ गए, इसलिए इसको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, बिंदु फलन। अब ये बोला जाता है पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाला चार्ज, सॉरी करंट। तो करंट के लिए हमको एरिया तो लेना पड़ेगा, करंट के लिए एरिया लेना पड़ेगा, क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट में क्या बोला जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर जाने वाला, पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो होता है वो कहलाता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति एकांक समय में गुजरने वाली जो आवेश की मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, करंट। तो अगर पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट में एरिया नहीं आएगा, समझ गए। और ये कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, बिंदु फलन है। तो ये बिंदु की एक प्रॉपर्टी है, पर इसमें ये बोला जाता है कि पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाला करंट, तो करंट बिना सरफेस के लिया ही नहीं जाता। इसलिए यहाँ पे इसको ये बोला जाता है कि एक पॉइंट ले लो और उसके चारों ओर आप एक छोटा सा क्या कर लो, सरफेस, जितना छोटा सरफेस पॉसिबल हो सके उतना छोटा सरफेस क्या कर लो, एज्यूम कर लो। अब मान लो उसी पॉइंट से यानी उस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, करंट मान लो यहाँ पे बना दे रहा हूँ, मान लो ये करंट इधर साइड से है ना, ये मान लो करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है इस पॉइंट से, ठीक है ना। तो इस बिंदु से ये करंट जा रहा है। अब करंट के लिए सरफेस हमको एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसी के चारों ओर एक छोटा सा इस पॉइंट को चारों ओर से क्या कर लो, एक छोटे से सरफेस से क्या कर लो, घेर लो, समझ गए। ये सरफेस जो है यानी ये एरिया जितना छोटा हो सके उतना छोटा ले लो, ठीक है। तो वो जो आप फॉर्मूला बनाए थे ना हम लोग, J = क्या बनाए थे, ये DA और ये DI जो बनाए थे वो इसी के लिए बनाए थे, समझिए, छोटे से एरिया के लिए, क्योंकि है पॉइंट फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शन के लिए हमको एक बिंदु का बताना पड़ता है कि उस बिंदु से होकर जाने वाला, पर बिंदु में और जाने वाला और जो करंट डेंसिटी होती है वो एक प्रकार का है करंट ही, पर वो एक बिंदु से होकर जाने वाले का है। तो अब करंट की बात करूँ तो करंट बिना सरफेस के होता ही नहीं है, तो इसलिए अपन लोग इसके चारों ओर एक छोटा सा क्या कर लिए, सरफेस को एज्यूम कर लिए, और ये सरफेस इतना छोटा मान लिए कि मतलब वो लगभग एक बिंदु के बराबर का ही आए, तो इसलिए यहाँ पे DA लगा हुआ। तो इस बिंदु से होकर जाने वाला बोलूँ या इसके पर यूनिट एरिया से, और ये पर यूनिट एरिया उस लगभग बिंदु के आकार के ही बराबर है, इसलिए ये फॉर्मूला बना। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है ना, कोई डाउट? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये पॉइंट फंक्शन क्यों है, बिंदु फलन क्यों है, क्योंकि जो करंट डेंसिटी है, जो धारा घनत्व है, यही अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग आती है, ठीक है ना। लेकिन करंट का मान हर जगह क्या है, बराबर है। इसलिए करंट जो है वो बिंदु फलन नहीं है, वो पॉइंट फंक्शन नहीं है, वो पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। लेकिन जो ये करंट डेंसिटी है ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे कंडक्टर यानी पूरे चालक का गुण नहीं है, ठीक है ना। करंट के किसी एक मतलब कंडक्टर के किसी एक पॉइंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई डाउट? हाँ, अब जरा ये बताओ कि ये यहाँ का ये J1 मान लो
नहीं, इधर का J1 मानो, ये इधर वाले का ये J1 है, ये J2 और ये J3। J1 J2 और J3 में किसकी वैल्यू बड़ी है, किसकी छोटी है? जिसका क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उसका करंट डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब कि यहाँ पे J1 सबसे ज़्यादा है, फिर J2 उससे कम है और J3 उससे भी कम है। क्लियर? ठीक है ना? क्योंकि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जाता है उसके जो पार्टिकल हैं चार्ज के, वो उतने क्या आते जाते हैं, पास आते जाते हैं। तो पर यूनिट एरिया में कम नहीं बढ़ता है। ठीक है, पर यूनिट एरिया में इसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पास हो पाया, इसके पर यूनिट एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन पास हो गए, इसके पर यूनिट एरिया में 3। तो कहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो पर यूनिट एरिया का करंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब चार्ज तो करंट डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम यहाँ, फिर उससे कम। ठीक है, कोई डाउट? ठीक।